अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। सिंगापुर में शंग्री-ला डायलॉग्स के इवेंट्स शुरू हो चुके हैं। ये एक बहुत वसी डायलॉग्स हैं, सिक्योरिटी के ऊपर ये डायलॉग्स होते हैं और पैसिफिक ओशन से जुड़े हुए बेशुमार ममालिक जो हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये शंग्री-ला डायलॉग शुरू होने से पहले ही इस तरह की बातें सुनने में आई कि चाइना और यूएस के बीच में जो टेंशन्स चल रही हैं उसकी वजह से ये जो डायलॉग्स हैं इस साल वो एक इसी टेंशन का शिकार रहेंगे और ये तस्वीर में आपको दिख रहा है कि यूएस के जो डिफेंस चीफ हैं लॉयड ऑस्टिन और चाइनीज़ डिफेंस चीफ जो है ली शैंगफू, इन दोनों की फर्स्ट डे ही डिनर पे मुलाकात हुई, उन्होंने हैंडशेक भी किया। लेकिन दोनों की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको पता चल रहा है कि ये काफ़ी टेंस थे और उन्होंने बहुत ही मुख्तसर सा हैंडशेक कर कर अलग हो गए और सुनने में यही आया कि इन्होंने आपस में कुछ ऐसी अच्छी ख़ास मुलाकातें नहीं की। सो थोड़े से डिटेल्स में जाते हैं इस डायलॉग्स के। Chinese US defense chief are in Singapore for Shangri-La dialogues, but will bilateral talks happen? कि क्या आया कि इनके बीच में bilateral talks होंगी भी या कि नहीं? इसमें ये आ रहा है कि चाइनीज़ जो ली शैंगफू हैं और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने अलग-अलग मीटिंग्स मुख्तलिफ ममालिक के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ करना शुरू कर दी हैं, शेड्यूल कर ली हैं, लेकिन क्या वो आपस में भी कोई डायलॉग करेंगे, इसके ऊपर शक व शुबे का इज़हार हो रहा है। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये शंग्री-ला डायलॉग के अंदर कौन से ममालिक शामिल हैं। ये है पैसिफिक ओशन इस तरफ और पैसिफिक ओशन की तरफ जो भी कंट्रीज़ लग रहे हैं, बहुत सारे, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी कंट्रीज़ जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया, और दूसरी तरफ से अगर पैसिफिक के इस तरफ जाएँ तो यूएस, कनाडा वगैरह, यानी कि बहुत एक वसी डायलॉग है। एक थिंक टैंक है सिंगापुर का जो इसको ऑर्गेनाइज़ करता है। लिहाज़ा उन्होंने इन सब लोगों को हमेशा ये मदऊ करते हैं और बड़े वसी पैमाने पे स्ट्रैटेजिक डिफेंस और इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। तो स्पेशली यहाँ पर ये जो डिफेंस के सेक्रेटरीज़ हैं या डिफेंस चीफ्स हैं वो मदऊ होते हैं। तो लेकिन ये है कि जैसे ये मैं आपको याद दिला दूँ कि चंद दिन पहले आपको पता है कि बाइडेन G7 की जो हिरोशिमा जापान में एक पूरा इवेंट हुआ है G7 का, 1 हफ्ते पहले ही गालिबन, उसमें भी तमाम जो बयानात थे वो रशिया और चाइना के खिलाफ थे और चाइना ने और रशिया ने काफ़ी उनकी लहदे की कि तुम लोग G7 में बैठे ही सिर्फ हमारे बारे में बातें करने हो। तो वो जब इवेंट G7 का ख़त्म हुआ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि जो शंग्री-ला डायलॉग्स होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, उसमें हमारा जो डिफेंस के ऑस्टिन है वो ली शंगफू से मुलाकात करें। ये प्रपोज़ल उन्होंने दिया ताकि जो भी टेंशन्स हैं उनको कम किया जाए। लेकिन उस वक़्त चाइना ने जब ये सुना तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारा डिफेंस मिनिस्टर जो है ली शंगफू वो लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात नहीं करेगा शंग्री-ला डायलॉग में, बिकॉज़ जो बातें यूएस और उसके एलाइज़ ने जो हाइब्रिड वॉरफेयर और जो ट्रेड वॉर और बेशुमार तरीकों से चाइना और यूएस को कॉर्नर करने की कोशिश कर रखी है और बरमला करते हैं, बरमला उसका इज़हार भी करते हैं मीडिया में। तो उसके बाद जो है चाइना कह रहा है कि हम ये इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि ली शैंगफू जो है डायरेक्टली लॉयड ऑस्टिन से बात करें। लेकिन अब जबकि ये डायलॉग शुरू हो गए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि पहला जो डिनर था रात का, उसमें दोनों ने शेक हैंड तो किए, लेकिन उन्होंने जो बयानात अगले दिन सुबह से देने शुरू किए हैं वो कुछ एक दूसरे के लिए इतने अच्छे नहीं थे। फॉर इंस्टेंस ली शंगफू ने कहा कि ये जो क्लैश अब यूएस जो है वो सामने लेकर के आ रहा है, ताइवान को सामने रख के और साउथ एशिया, साउथ चाइना सी को सामने रखकर जो वो बढ़ावा दे रहा है जंग की बातों को और कॉन्फ्लिक्ट की बातों को, वो इतना बड़ा क्लैश होगा जो कि अनबेरेबल डिज़ास्टर होगा। यानी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे ग्लोब के लिए ये जो है वो अनबेरेबल डिज़ास्टर होगा, बिकॉज़ ये एक छोटी-सी जंग नहीं होगी। अगर चाइना को अटैक किया गया तो उसके एलाइज़ स्पेशली रशिया और मुख्तलिफ दीगर उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो रिटेलिएट करेंगे और अकेले इन दोनों का ही
इतना मिलिट्री और डिफेंस क्लाउड है कि वो और न्यूक्लियर पावर है ये दोनों ममालिक, तो इनके ऊपर अटैक करने का मतलब एक पूरी दुनिया में जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 वाली बात के मुतरादिफ होगा। ये बात ली शांगफू ने कही। इसी तरह से जो लॉयड ऑस्टिन है उन्होंने भी इसी तरह की बातें की और पहले तो उन्होंने कहा कि चाइना ने जो है हमारे साथ मिलिट्री टॉक्स करने से इनकार कर दिया था, व्हिच इज़ लाइक ये इसी हफ्ते हुआ है। इससे पहले तो चाइना हमेशा पीस की बातें करता है, लेकिन क्योंकि ये हद से ही बढ़ गए और बाइडेन ने जो G7 के बाद जो ये प्रपोज़ल दिया उसके ऊपर इन्होंने इनकार किया था। इससे पहले तो वो पीस की बात करते रहे। तो इसी तरह ऑस्टिन ने ये भी कहा कि जो वेस्टर्न पैसिफिक में और वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर हमारे और हमें और हमारे एलाइज़ के ऊपर जो बुलिंग कर रहा है चाइना, तो उसके खिलाफ हम जो है वो स्टैंड लेंगे और हम जवाब देंगे। इसी तरह उसने ये भी ये चीज़ सामने लाई कि न्यूज़ीलैंड को चाइना ने पिछले दिनों में मिलिट्री एक्सरसाइज़ जॉइंट मिली एक्सरसाइज़ करने का ऑफ़र की थी, जो कि न्यूज़ीलैंड ने डिक्लाइन कर दी है। तो ये एक स्टैंस है जो कि थोड़ा-सा मैं आपको गूगल अर्थ से भी दिखा देती हूँ। ये पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। आप देख रहे हो कि ये ओशन के इर्द-गिर्द इस तरफ अमेरिकाज़ हैं, दोनों अमेरिकाज़ हैं, ये कनाडा और आपको अमेरिका और ये मेक्सिको ये दिख रहे हैं इस तरफ, और इसी के दूसरे तरफ बहुत यानी कि बड़े ओशन को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जापान, चाइना और ये दीगर आपको ये दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ओशन भी है और इसके बहुत सारे लिटोरल स्टेट्स हैं, जिसकी वजह से ये शंग्रीला जो डायलॉग्स हैं ये काफ़ी बड़े डायलॉग्स बन जाते हैं। और सिंगापुर आपको पता है ये इधर ये मौजूद है मलाक्का स्ट्रेट्स के ऊपर, और यहाँ पर ये इस वक़्त डायलॉग्स हो रहे हैं। तो बहरहाल ये है थोड़ा-सा आपको ग्राफ़ी मैंने कहा दिखा दूँ इसकी। इसी तरह से जो ये दोनों लोग हैं ली शैंगफू और लॉयड ऑस्टिन, इन्होंने मज़ीद जो है एक-दूसरे के खिलाफ बातें की हैं, देखते हैं क्या बातें की हैं। ली शैंगफू ने कहा कि यूएस जो है वो आर्म्स रेस को एस्केलेट कर रहा है, बिकॉज़ ज़ाहिर है जब वो एक आपको थ्रेटन करेगा, आपके ऊपर बार-बार कहेगा कि ताइवान के सिलसिले में जंग शुरू होने वाली है और हम जो है ताइवान की हेल्प के लिए आएँगे और इस तरह की बातें, और साउथ चाइना सी में इंटरफेरेंस बार-बार करना। तो इस थ्रेट की वजह से चाइना भी अपनी आर्म्स को बढ़ाएगा, अपने वेपन्स को बढ़ाएगा। इसी तरह से दीगर ममालिक जो उस एरिया में होंगे वो अपने-अपने डिफेंस के लिए आर्म्स खरीदेंगे। तो ये जो हरकत है एशिया की यूएस की, कि वो जंग को बढ़ावा देता है और स्पेशली चाइना के खिलाफ ताइवान को हमेशा मतलब वो करता रहता है, उकसाता रहता है कि तुम्हारे खिलाफ ये जंग तुम पे कब्ज़ा करने लगा है चाइना और अब हम आने वाले हैं तुम्हारी हेल्प के लिए। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ी आर्म्स रेस इस पूरे रीजन में शुरू हो जाती है। इसी तरह से ऑस्टिन ने कहा कि चाइना जो है उसने जो है मिलिट्री टॉक्स हमसे इनकार कर दी है और इसकी वजह से ये डेडलॉक हमारे बीच में दोनों के आ गया है, और ताइवान और उसकी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं चाइना सी के अंदर जो इश्यूज हैं वो कायम है बिकॉज ऑफ द रीजन कि इन्होंने हमसे बात ही नहीं करनी पसंद की। तो दिस इज द थिंग। यूएस इसी के साथ साथ बैकग्राउंड में एक और भी चीज़ चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि यूएस और उसके जो एलाइज हैं वो चाइना और रशिया दोनों के खिलाफ बराबर जो है वो नबर्द आजमाएं, बराबर दोनों के खिलाफ ही कुछ ना कुछ उनकी हरकतें चल रही हैं। तो एक तरफ तो ये शंग्रीला डायलॉग्स चल रहे हैं और दूसरी तरफ यूएस ने क्या किया कि उन्होंने जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर डील एक है जिसके तहत इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है ममालिक के बीच में कि वो अपनी वेपन्स को कहाँ पे तैनात करें, वो किस तरह से अपनी लाइक फौजी तैयारी करें। तो वो एक दूसरे के साथ जब शेयरिंग करते हैं तो उसमें ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर स्पाई करने की ज़रूरत कम हो जाती है और जो है एक पीस का थोड़ा-सा एक ये जेस्चर होता है कि हम आपको बता देते हैं कि हमारे कौन-कौन से वेपन्स कहाँ लगे हुए हैं ताकि जो है कोई नागहानी तौर पे एक दूसरे के ऊपर अटैक ना किया जाए, सब कुछ बता के किया जाए। तो अभी यूएस ने उसको कट कर दिया, रशिया को इस डील में से उसको निकाल दिया और अब वो उसके साथ ये डाटा शेयरिंग
नहीं करेगा। और इस न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी में क्या होता है कि एक दूसरे के मिसाइल्स और लॉन्चर्स की लोकेशन एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है, और मजीद क्या-क्या लोकेशंस हैं उनकी आर्मीज की और उनकी वेपन्स की, वो शेयर की जाती हैं। तो ये सब कुछ में से जब रशिया को उन्होंने निकाल दिया, तो उसका मतलब उन्होंने बोला कि आम जो हमारी वेपन्स हैं, हमारी जितनी भी डिप्लॉयमेंट्स है, उसकी हम एक दूसरे को अब नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, सिर्फ जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनकी हम अभी भी, और जो हमारे बैलिस्टिक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम अभी भी एक दूसरे को देंगे। बिकॉज जाहिर है ना यूएस चाहता है, ना रशिया, ना कोई और मुल्क चाहता है कि बात यहाँ तक जाए कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ बात चली जाए। सो वो इस तरह से उन्होंने ये किया है। लेकिन साथ ही साथ में जो ये यूएस के एक मंदूब हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि बल्कि रशिया ने ये बोला है कि जैसे ही यूएस जो है वो अपनी होस्टाइल स्टैंस रशिया के खिलाफ स्पेशली यूक्रेन फ्रंट में और स्पेशली चाइना के फ्रंट में ख़त्म करेगा, तो हम भी वापस जो है न्यू स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर वापस दाखिल हो जाएंगे। सो हमें कोई इश्यू नहीं है कि हम न्यू स्टार्ट प्रोग्राम में आएँ, लेकिन ये प्रॉब्लम यही हुई है कि ये यूएस का होस्टाइल स्टैंस है, जिसकी वजह से हमने भी बोला कि हमें इसमें से निकाल दो। तो ये इसी वीक ये हुआ है, और इसमें क्या हुआ है कि रशिया को नोटिफिकेशंस आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी के अंडर जो मिलनी चाहिए वो आनी बंद हो गई हैं, और उसमें जो मिसाइल और लॉन्चर लोकेशंस जो हैं वो भी आनी बंद हो गई हैं। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। अभी यूएस ने ये एक और बात की है कि यूएस जो है विलिंग टू डिस्कस न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल विद रशिया विदाउट कंडीशंस। तो मतलब कि दोनों तरह की बात, आपको पता है कि सियासी डिप्लोमेसी में यही होता है कि आप एक सख्त बात भी करते हो और साथ में एक नरम बात भी करते हो, ताकि आपके ऊपर जो है ऑल आउट जो है वो नहीं रिटेलिएट किया जाए। तो इस तरह की डिप्लोमेसी, एक नेगेटिव डिप्लोमेसी का माहौल बहरहाल यूएस ने रशिया और चाइना के खिलाफ बनाया हुआ है, और उसके एलाइज उसके साथ शामिल हैं। और लेकिन ये जो लैंग्वेज है जिसमें जब वो ये कहते हैं कि विदाउट कंडीशंस जो है हम रशिया से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उससे थोड़ा सा उनकी कमजोरी का भी थोड़ा सा पता चलता है, बिकॉज ऑफ द रीजन के बहुत सारे फ्रंट्स हैं ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में कह दो या जियो इकोनॉमिक्स में कह दो, जिसमें यूएस को नुकसान हो रहा है, उसके एलाइज को नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की वॉर में उनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी भी नहीं दिखाई दे रही। तो अब वो जैसे मतलब उनको थ्रेट्स करते हैं, उसी तरह से कुछ ना कुछ इस तरह की बातें भी करते हैं, जैसे कि वो अब रेडी हैं बात करने के लिए। जैसे कि बाइडेन ने भी कहा G7 के बाद कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरीज मिलें और बात करें। सो इस तरह की बात है। इसी से रिलेटेड एक चीज आ गई कि ब्लिंकन जो है वो उसने ये बोला कि मैं जल्द ही बल्कि इसी हफ्ते मैं सऊदी अरब का जो है वो विजिट करूंगा, बिकॉज आपको पता है कि सऊदी अरब ने चाइना के कहने पे ईरान के साथ दोस्ती कर ली है, और सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती की वजह से पूरा जो मिडल ईस्ट का और मीना का पॉलिटिकल स्टेटस है, वो जो पूरी रीजन की पॉलिटिक्स है वो चेंज होकर रह गई है। और जो उसमें यूएस और इसराइल की अलायंस के एलिमेंट्स बहुत शदीद और मजबूत पहले पाए जाते थे, वो सब के सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो पिघल कर मोम की तरह बह गए हैं। और इसराइल इस वक्त फील कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड होने का उसको खतरा है, और दोबारा से वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरफ जा सकता है। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए और ये सारा कुछ देखने के बाद काफी हफ्ते के बाद जो है ब्लिंकन ने ये ऐलान किया कि मैं सऊदी अरब को विजिट करूंगा, और किसी तरह से वो कोशिश करेंगे कि हम अपने ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा इस्तवार करें, कोई अपनी अलायंसेस दोबारा से इस्तवार करें सऊदी अरब के साथ। तो देखते हैं शंग्रीला के क्या नताइज निकलते हैं, और ब्लिंकन के इसके दौरे का क्या नताइज निकलेंगे। थैंक यू।